नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। किसानों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, गेहूं, सरसों समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला। गेहूं के एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल हुई तय। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 50% से बढ़कर 53% हुई। काशी में गंगा नदी पर एक नए रेल सहित सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को दी मंजूरी। हरियाणा में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू, भाजपा विधायक दल के नेता बने नायब सिंह सैनी। दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, राज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा पेश। उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ, सुरेंद्र कुमार चौधरी बने डिप्टी सीएम। केंद्र के साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा, सरकार को बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस। और इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद के खात्मे को बताया महत्वपूर्ण। इसके लिए ईमानदारी से बातचीत करने, विश्वास बढ़ाने के लिए आत्मनिरीक्षण करने और कारणों को संबोधित करने पर दिया जोर। तो सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम फैसलों पर मुहर लगाई है और 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद गेहूं का एमएसपी 150 रुपए बढ़कर 2,275 रुपए से बढ़कर अब 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि सरसों की एमएसपी 300 रुपए बढ़ाई गई है और ये 5,950 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जबकि चने पर एमएसपी 210 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में किसान कल्याण नीतियों के लिए भारी समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से लेकर 2025 के बीच एमएसपी का बहुत बढ़ोतरी उसमें की गई है, लगातार एक के बाद उसको बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकारों की तुलना अगर की जाए तो मोदी सरकार ने कई गुना स्तर पर एमएसपी पर फसलों की खरीदारी कर किसानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बार बार साबित किया है। 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था एमएसपी पे, और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है, जो इन दैट पीरियड एमएसपी पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में यानी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9,448 करोड़ रुपए जुड़ेंगे। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली
हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2642 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह से सोशल मीडिया उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 2642 करोड़ रुपए की लागत के वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसमें गंगा नदी पर रेल सहित सड़क पुल का निर्माण भी शामिल है। इसमें गंगा नदी पर इस परियोजना के तहत रेलवे नेटवर्क का 30 किलोमीटर विस्तार होगा। देश में कनेक्टिविटी को निरंतर बढ़ावा देने के लिए मोदी जी का आभार। और छह मामलों का जो हम रबी की फसलों की बात कर रहे हैं, 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले पर किसानों ने स्वागत इसका किया है। हरियाणा के जींद जिले के किसानों ने कहा है कि इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें काफी फायदा होगा। जो फसलों के ऊपर जो एमएसपी बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है, उससे जो कि किसान वर्ग है वो बहुत ज़्यादा खुश है और बड़ा ही अच्छा ये जो सरकार का कदम है। और बात करें तो जो सरकार ने एमएसपी आज कई सारी फसलों में बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने हमें फसलों पर एमएसपी दी है, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने आज 6 फसलों पर एमएसपी हमें दी है। इसमें गेहूं है, कनक है, सरसों है, ऐसे और 6 फसलों पर उन्होंने एमएसपी दी है। उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार ने जो आज 6 फसलों पर एमएसपी की जो घोषणा की है, एक सरकार का बहुत ही अच्छा कार्य है, जो हम किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। जैसे कि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा इससे सहायता मिलेगी। ये सरकार का अच्छा कार्य है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो बस, तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान में उन्होंने SCO काउंसिल के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक में हिस्सा लिया। और हरियाणा में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेता भी मौजूद रहे। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आज भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। नायब सिंह सैनी गुरुवार को दूसरी बार CM पद की शपथ लेंगे। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भाजपा के पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी। नए चुने हुई विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और हरियाणा में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि सभी ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है। नायब सिंह सैनी गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हरियाणा की जनता के विकास के लिए काम करता रहेगा। एमएलएज ने नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुझे तो किसी गेट पे चपरासी बना देंगे ना तो मैं उससे भी खुश हूँ। पार्टी ने आज तक जो भी दायित्व मुझे दिया है मैंने वो निभाया उसको। पार्टी जानती है इस बात को। और हरियाणा के पंचकूला में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैंने जो संकल्प लिया था शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग दूंगा, तो वादे को पूरा करते हुए 17 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी जो कहती है वो करती है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी ने युवाओं को वादा किया था कि बीजेपी की जीत अगर होती है तो शपथ ग्रहण से पहले हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं। 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है। और हरियाणा के कालका से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक शक्ति रानी शर्मा ने नायब सिंह सैनी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद डीडी न्यूज़ संवाददाता से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है। उन्होंने कहा कि कालका को नशा मुक्त करना और जनता के लिए किए गए सभी वादों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। हमारे साथ विधायक शक्ति रानी शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, अगर बात की जाए तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री चुन लिए गए, किस तरीके से आप देखती हैं इसको? हमारे अमित शाह जी ऑब्जर्वर बन के आए थे और उन्होंने उनके नेतृत्व में सबने सर्वसम्मति के साथ उनको चुना है। अगर कैबिनेट की बात की जाए तो उसकी कोई चर्चा हुई? क्या आपका भी नाम देखने को मिल सकता है, ऐसी कोई अपेक्षा? कोई कैबिनेट की चर्चा नहीं हुई। आज तो सिर्फ उन्होंने नेता प्रत्यक्ष चुना है। कालका की अगर बात की जाए तो कालका के लिए से आप जीत कर आई हैं। आप की क्या मंशा है वहाँ के कामकाज को लेकर? कौन से ऐसे काम है जो आपकी प्राथमिकता रहेंगे सरकार बनने के बाद? कालका का विकास कराना है, ये मेरी प्राथमिकता है और उसमें सबसे पहले नशा मुक्त कालका बनाना है और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहले दुरुस्त करना है। तो ये थी शक्ति रानी शर्मा जिनका कहना है कि कालका को नशा मुक्त बनाना है। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, पंचकुला। और बात जम्मू कश्मीर की, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। सचिवालय पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया और उन्होंने विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक भी की। इससे पहले सुबह 11:30 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और केरल के कन्नूर में सीपीआई-एम नेता की सार्वजनिक आलोचना के बाद एडीएम नवीन बाबू की मौत में सत्तारूढ़ वाम दल के खिलाफ राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कन्नूर और पथानामिट्ठा में विपक्षी दलों की हड़ताल जारी है। विपक्षी दल उस अधिकारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिसने सीपीआई-एम के नेता द्वारा अधिकारी के विदाई समारोह में सार्वजनिक रूप से रिश्वतखोरी के आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में भाजपा और युवा कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च भी किया। वहीं मार्च में शामिल भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की नृशंस कार्रवाई से आम लोगों में भी आक्रोश है।
वहीं मार्च के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा है कि राज्य पुलिस सीपीआई-एम नेताओं को हत्या के आरोपों से नहीं बचा पाएगी। विपक्षी दलों का कहना है कि सीपीआई-एम नेता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं विपक्षी नेता वीडी सतीशन ने सीपीआई-एम नेता द्वारा किए गए अपमान को हत्या के बराबर बताया है। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दूरसंचार नियामकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। विनियमन में उभरते रुझान विषय पर आधारित इस सम्मेलन में विश्व के नियामक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ट्राई और सऊदी अरब के CST-ICT नियामक के बीच समझौता हुआ। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्पासानी चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में ट्राई एक स्वतंत्र दूरसंचार नियामक के रूप में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। दूरसंचार नियम आम ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए। Throughout this conference, we hope to have engaging discussions, share best practices, and explore solutions to these pressing regulatory challenges. I would like to extend my sincere thanks to TROI for their tireless efforts in organizing this event. Your contributions have made this gathering possible and successful. Let us work towards in creating a regulatory framework that promotes innovation, protects consumers, and empowers our global community to thrive in the digital age. और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अध्यक्ष डोरेन वोगसान मार्टिन ने कहा है कि भारत ने 5G नेटवर्क कवरेज के विस्तार में सभी को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही भारत अपने नवाचार और अनुसंधान को विश्व के साथ साझा करने के लिए भी तैयार है। भारत दूरसंचार क्षेत्र में होने वाले नवाचार से अग्रणी भूमिका निभा रहा है। India's digital infrastructure, bolstered by one of the fastest 5G networks in the world, extends connectivity to urban centers, but also to the hardest to connect, to those rural communities through issues like the BharatNet that we also heard about yesterday. And all of this really requires vision, as we heard from the Prime Minister yesterday, and it requires forward-looking, cross-sectoral policy and collaborative regulation. I think India is leading by example, and it's great that India is so willing to share its knowledge and its experience, especially in digital public infrastructure, with all of us. और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में एक अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत 6G अलायंस और विभिन्न भागीदारों के बीच 5 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। विभिन्न 6G नेटवर्क से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों ने नवाचार और अनुसंधान पर विचार विमर्श किया। वैश्विक प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार के अग्रणी नेता वैश्विक 6G कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एकत्र हुए। मौका था अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी के शुभारंभ का। इसका उद्देश्य 6G और फोकस क्षेत्रों के लिए उनकी राष्ट्रीय रणनीतियों को स्पष्ट करना है। India is today the voice of the global south. Our 6G standards and 6G, which is characterized by unprecedented speed, low latency, transformative applications, must be for all, must be inclusive, must be accessible, must be affordable, because only then will it represent true meaning and true value for all of humanity. भारत ने वैश्विक स्तर पर 5G नेटवर्क का सबसे तेज विस्तार हासिल किया है। भारत अब 6G क्रांति में अग्रणी योगदानकर्ता बनने की कगार पर खड़ा है। 140 करोड़ का देश सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता पर जोर दे रहा है। We have brought the various forums and institutions that are working on 6G already to come for an open dialogue, and the intent is to see how we can promote an open collaborative research by which India's requirements are embedded into what their thinking is. At the same time, whatever good ideas and requirements that they have is also embedded into our research programs.
अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 5 नए MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही 6G गठबंधन द्वारा किए गए कुल MOU की संख्या 8 हो गई है। It's a very good step to have signed this MOU with the Bharat 6G Alliance, because it shows that we all work jointly towards the same objectives to achieve global standards, to achieve affordability, availability, ubiquitous connectivity and also simplicity. अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी नए अत्याधुनिक अनुसंधान, प्रमुख वास्तुशिल्प सिद्धांतों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मंथन करता है, जो भारत और दुनिया में 6G परिदृश्य को आकार देंगे। Energy consumption is a big element of mobile networks, and we want to make with our use cases application, we want to make the network, we want to make the planet more sustainable, but we have to get down with the level of energy that we are consuming. भविष्य निर्बाध और त्वरित होने वाला है। 6G के आगमन से बड़े पैमाने पर लोग सशक्त होंगे, लेकिन कनेक्टिविटी के संबंध में ग्रामीण और शहरी स्थानों के बीच अंतर को पाटना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर प्रौद्योगिकी के सफल होने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। और दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए RML अस्पताल में अलग से OPD की शुरुआत हुई है। ये OPD हर सोमवार को 2 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस क्लिनिक में सांस, आँख, ENT, स्किन और मानसिक बीमारियों से संबंधित रोगों का इलाज होगा। और जल्द ही एमपॉक्स की स्वदेशी जांच किट उपलब्ध होगी। ICMR ने एमपॉक्स के टेस्ट के लिए 3 टेस्टिंग किट बनाने को मंजूरी दी है। ICMR के DG डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि बीमारियों की जल्द से जल्द पहचान हो सके, इसके लिए अनुसंधान पर खासा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ICMR में सिकल सेल की जांच के लिए 18 किट को मंजूरी दी है और अब सिकल सेल की जांच महज 30 रुपए में हो जाती है, जबकि पहले इसी जांच की कीमत 400 रुपए थी। सिकल सेल डिजीज़ के जो पहले टेस्ट आते थे, लगभग 400 रुपए का एक टेस्ट वो लोग हमें देते थे। आज करीब 30 रुपए के जो टेस्ट है, जो हाई क्वालिटी, इंडिया में वैलिडेटेड और DCGI अप्रूव्ड, CDSCO अप्रूव्ड कम से कम 18 ऐसे टेस्ट हैं। इसी प्रकार से एमपॉक्स का डायग्नोस्टिक, हमें ये बहुत गर्व है कि ICMR NIV ने जो टेस्ट इंडिजिनसली खुद बनाया, उसके अगेंस्ट 3 कंपनीज़ के टेस्ट को हमने वैलिडेट किया और उस डेटा के आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया CDSCO ने उन 3 कंपनीज़ को लाइसेंस दिया है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। और ना सिर्फ ये लाइसेंस दिया, वो लाइसेंस WHO ने जो एबट को पहली कंपनी को लाइसेंस दिया, उससे पहले हमने भारत में वो लाइसेंस दिया, जिससे कि हम भारत में ये टेस्ट कर सकें। और उन्होंने बताया कि जल्द ही देश में डेंगू का वैक्सीन आ जाएगा। भारत ने डेंगू का स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया है, जिसका फेज़ 3 का ट्रायल चल रहा है। तो ICMR के DG ने कहा कि ट्रायल सफल रहा है और अगले 1 से 1.5 साल में डेंगू का वैक्सीन आ जाएगा। डेंगू वैक्सीन एक भारत में इंडिजिनसली डेवलप की गई है, जिसका कि फेज़ 3 ट्रायल का अप्रूवल DCGI ने दिया है और वो ट्रायल इस वक्त पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है और 1-1.5 साल के अंदर हमें वो डेटा मिल जाएगा, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि वो वैक्सीन अगर इफ़ेक्टिव है तो वो वैक्सीन हमारे देश के लोगों को मिल सकेगी। और अब एक्सरे के लिए आपको किसी जांच में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके घर पर ही एक्सरे हो जाएगा। ICMR और IIT कानपुर ने हाथ से चलने वाला एक्सरे बनाया है। ये एक्सरे कम समय में ही अब एक्सरे करके आपको दे देगा और इस एक्सरे से टीबी की यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की जांच में मदद मिलेगी। ICMR के DG डॉक्टर राजीव बहल ने बताया है कि एक्सरे को पढ़ने के लिए AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत 2025 तक टीबी उन्मूलन का उसने लक्ष्य रखा है। हैंड हेल्ड एक्सरे के लिए जो कि ICMR ने सपोर्ट किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर
ने पूरी तरह से इंडिजिनस भारतीय हैंड हेल्ड एक्सरे बनाया है, जो कि आधे से भी कम कीमत है इम्पोर्टेड एक्सरे से। और हमें इस बात का बहुत खुशी है कि उसकी वजह से अब हम एक्सरे को घरों के पास ले जा पाएंगे, लोगों के पास ले जा पाएंगे, बजाय इसके कि लोगों को बहुत दूर एक्सरे के लिए जाना पड़े। वो ना सिर्फ एक्सरे मशीन बल्कि 3 नए AI बेस्ड मॉडल जो हैं एक्सरे पढ़ने के, वो भी ICMR ने वैलिडेट किए हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।